नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। बच्चा आज 25 मार्च है। जैक बोर्ड का मैथमेटिक्स पेपर हो चुका है क्लास 10th के बच्चों का। तो हम लोग फिलहाल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन मिला हुआ है वो सॉल्व करने वाले हैं। सब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं मिलता, बुकलेट रहता है, इसके वजह से हम लोग के पास जो क्वेश्चन आया एमसीक्यू उसको आज हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कौन सा इसका आंसर होगा और किस लेवल का था। तो हमारे साथ है परमानंद सर, हम लोग दोनों को मिलकर डिस्कशन करके ही आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन था बच्चा कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड है। देखो 5005 का अभाज्य गुणनखंड मतलब ऐसी संख्या से भागा दे देना है जो कि खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो। तो यहाँ 5 से दे देते हैं तो 5 1 2 लड्डू एक बार में कट गया। अब ये किससे जाएगा? तो ये 7 से चल जाना चाहिए। करो 7 1 7 3 7 के 28 2 7 21 आ गया 143 दिख रहा है। 11 से जा सकता था, 11 1 11 3 11 दिया 33। तो बच्चा अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13। देखो कहां पे है आंसर, ये नंबर तीसरा नंबर आंसर हो गया क्या सर? ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान दिया बाबू, क्यू का मान दिया, आर का मान दिया। 4 को वेरिएबल है बच्चा, 3 को मान दे दिया तो एक नहीं निकलेगा, आराम से निकलेगा। पुट कर देंगे 72 बराबर बी का मान नहीं पता, क्यू का मान कितना है देखो 8 है, प्लस आर का मान कितना है लड्डू है। तो यहां हो जाएगा 72, लड्डू को किसी से जोड़ो तो उतना ही नंबर, 8 को भागा में ले आओ, बराबर बी हो गया 8 9 72। तो 9 आंसर हो गया। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड नंबर, ये सर तो कुछ कहना ही नहीं है ना, हम लोग हर बार प्रूफ करते हैं √3 इज इरेशनल नंबर। प्रूफ करने के लिए सीबीएसई बोर्ड में दिया और जैक बोर्ड में दिया। बताओ √3 जो है वो कौन सा है? तो अपरिमेय है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 में बोल रहा है कि 35 रूट बट्टे मतलब बट्टे में 50 कौन सा दशमलव का प्रसार होगा? तो पहले उसके लिए तो सर भागा ना देना होगा 32 से, तो भागा देंगे तो ये 0.1 लड्डू लग जाएगा। तो कितना होगा? 5 6 30 बन मतलब 300 हो जाएगा। यहाँ बच गया 20 है ना, यहाँ 35 है ना सर। देखिए सवाल भी हम लोग गलत लिख रहे हैं। 50 को 35 से भागा देना है तो 0. यहाँ 0 लगा दिए। अब यहाँ 5 7 35 होगा, ये कटम कुटुम हो गया सर, सब 0 हो गया। इसका मतलब है ये तो शांत है, बढ़ कहाँ रहा है। इसको सर और एक तरीका से बनाया जा सकता है जो हम लोग पढ़ते हैं रियल नंबर्स में। तो ये जो है कल ही हम लोग बताए हैं। तो ये 35 डिवाइडेड बाई 50 है। 50 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 50 को लिख सकते हैं हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, 5 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो 50 को हम लोग लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1। तो हम लोग जब q का वैल्यू जो होता है 2 का पावर m और 5 का पावर n के टर्म में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग सीधा सीधी देख सकते हैं कि यहाँ पर 0.7 आ जाएगा। और जब भी 5 का पावर m और 2 का पावर n के टर्म में q का वैल्यू रहेगा तो ये हमेशा शांत ही रहेगा, यानी टर्मिनेटिंग ही रहेगा। जी, तो ये हम लोग जानते हैं, इसी वजह से ये टर्मिनेटिंग है। ऐसे भी देख सकते हैं, डिवाइड करके भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत सुंदर चीज बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आइए सर, 5वां नंबर देखिए क्या बोल रहा है, शून्यक निकालने बोल दिया है। तो बच्चा ये तो बताया होगा कि जहां पे ये कट कर गया एक्स एक्सिस में सर, जहां जितना बार कट करेगा वही हो जाएगा। तो ये हो गया पहला शून्यक, ये हो गया दूसरा शून्यक, 2 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 3 हो गया इसका आंसर। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इससे आसान और क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो गया 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर में आ जाते हैं। देखो बहुपद x स्क्वायर माइनस 15 का शून्यक निकालने को बोल रहा है सर। तो ये तो हम ही कर देते हैं, हिसाब एकदम आसान है, थोड़ा हार्ड है तो आप कीजिएगा। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। हमको बहुत मजा आ रहा है आसान सवाल देख के। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 15 हो गया। अब यहाँ पे x का मान निकालेंगे तो x का मान आएगा प्लस माइनस में 15। यही तो खूबसूरती है। अच्छा रूट अंडर, वाह, रूट अंडर प्लस माइनस 15 कहाँ है? ये देखो प्लस है, कुछ नहीं है तो माइनस। यहाँ पे 3rd नंबर आंसर हो जाएगा। है ना क्लियर बात? समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान सवाल है, कोई दिक्कत है? इस सब में देख लो कौन सा सही है तुम्हारा, कौन सा गलत है, वो एक बार चेक कर लेना। चलो आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट सवाल को देखो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसको थोड़ा सा पहले ये करते हैं। ये हाँ ठीक है, आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि बहुपद है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, शून्यक है a और b। तो आपको बोल रहा है a प्लस b का मान निकालने के लिए। हम लोग तो पढ़े थे ना कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a होता है, हाँ या ना? अल्फा और बीटा ही तो शून्यक था, है ना? तो इसके लिए क्या करना है, ये b था क्या, कॉफिशिएंट ऑफ x था, कॉफिशिएंट ऑफ x था और ये कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ x ये है ना b, इसको लिखते थे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म। तो b का फोटो यहाँ -2 के बराबर, a का फोटो 1 के बराबर। तो सिंपल हम लोग लिख देंगे, चूंकि यही शून्यक है अभी, तो a प्लस b बराबर हो जाएगा माइनस का b मतलब -2 अपॉन a मतलब 1 मतलब आ जाएगा +2। तो आंसर हो गया 3rd नंबर +2 हो गया सर, है? चलिए आगे बढ़ा जाए। चलिए आप अब सवाल नंबर 8 में आते हैं। सवाल नंबर 8 में बोल रहा है
करे सर? हाँ कीजिए। हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब उनके हल होंगे। प्रतिच्छेदी मतलब इंटरसेक्ट, बच्चा इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब सॉल्यूशन तो एक ही बनेगा ना, सॉल्यूशन एक ही बनेगा। ये जब दो लाइन आपस में कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, बहुत आसान। ये तो लग रहा है सर कि एकदम सबसे पहले एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन निकाल के सवाल बना दिया गया है ऑब्जेक्टिव में। चलो कोई बात नहीं। यहां देखो भाई, बोल रहा है समीकरण में ये एक इक्वेशन अनंत हल होंगे, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन चढ़ गया, इसका मतलब है सब आपस में बराबर होंगे। ये तो सीधा याद करवाया जाता है बच्चा, है ना। 3 केस हम लोग पढ़ते थे, उसी में ये एक केस है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ये सब चीज मिला लो और देख लो कि कितना सही हो रहा है, और अंदाजा लगाओ और कमेंट में डाल देना जो देख रहे हैं वीडियो की कितना नंबर आ रहा है आपका 40 में। ठीक है, और अगर नहीं देख रहे हैं कोई बात नहीं, बाद में देख लेना। नए जो पुराने बच्चे 9 से 10th जाएंगे उन लोगों को कम से कम सॉल्यूशन मिल जाएगा, और क्या चाहिए। चलो आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा 10। क्या बोल रहा है? रैखिक समीकरण में एक इक्वेशन दिया है, दूसरा समीकरण दिया है, उसको हल करना है। इससे सुंदर क्वेश्चन और क्या होगा? 2x + y = 5 है और यहाँ पे 3x + 2y = 8 है। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले में 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा, और फिर हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो हो जाएगा 2 दूनी 4x प्लस यहाँ 2y = 5 × 2 10, और इसको जैसा है वैसा लिख दिए। तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा माइनस 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 कर दिया जाए तो ये दोनों कट गया, यहाँ पे आ गया x बराबर, यहाँ आ गया 2, x का मान आ गया 2। अब x का मान 2 आ गया तो किसी एक में, या तो इस वाले में या तो इस वाले में पुट कर देना है। तो पुट करते हैं तो 2 गुना x का मान 2 है, और यहाँ देखो बच्चा प्लस में y है जिसका मान निकालना है, बराबर कितना है? 5 है, तो 5 लिख देंगे। तो y का मान कितना होगा? 2 दूनी 4 उधर गया तो 5 में से 4 को घटा दो तो आ गया 1। तो x बराबर 2, y बराबर 1, है ना। देखो ऑप्शन x बराबर 2 और y बराबर 1। ठीक है, जो बच्चा यहाँ बिंदु बिंदु लगाया एकदम सटीक चल रहा है सर, एको को गलती नहीं किया है अभी तक। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाइए 11 नंबर में। 11 नंबर क्या बोलता है? बनाएंगे क्या सर? हाँ बना देंगे। चलिए बनाइए। तो ये वाला में यूनिक सॉल्यूशन बोल रहा है, अद्वितीय हल। मतलब कि हम लोग जानते हैं कि a1 इसमें जो है a1x + b1y + c1z = 0 और a2x + b2y + c2z = 0। अगर ये दो इक्वेशन रहता है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यही होता है सर। हाँ। तो इसमें हम लोग सिंपल पुट कर देंगे तो देख लेंगे p का मान क्या है। तो ये पहला और दूसरा टर्म को हम लोग एक काम करते हैं, डिवाइड में डाल देते हैं। तो पहले वाले इक्वेशन का 4 डिवाइडेड बाय दूसरे वाले इक्वेशन का 2 = पहले वाले का p डिवाइडेड बाय दूसरे वाले का 2 = हो गया। तो ये बराबर नहीं होगा, तो हम लोग इसको गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, तो p ≠ 4 होगा। देखिए सर, ये रहा सर, तो वही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। आइए सर, इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following is quadratic equation? तो quadratic equation इसमें से कौन सा है? द्विघात समीकरण मतलब होता है कि जो कि ax हटाइए, पहले हटाइए, रुकिए, अब इसको चेंज। अब ठीक है, चलिए। द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c। तो कौन सा इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है? तो इस फॉर्म में देखिए हम लोग चारों को तीन क्वेश्चन दिया हुआ है, तो तीनों में से हम लोग एक बार ट्राई कर लेते हैं। हम इधर आ जाए। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर है x + 1 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे x² + 1 + 2x बराबर, यहाँ पर है 2x - 6। मल्टीप्लाई कर दिए इसको अंदर इसके साथ और इसके साथ, तो इतना आ गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे x² और ये 2x, इधर का 2x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर आकर के +7 = 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है हम लोगों का। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। यहीं से देख लीजिए ना सर, x गुना x² x³ रह गया। हाँ। अब यहाँ तो x³ है नहीं, तो ये तो x³ वाला में तो आएगा नहीं, x³ इसमें आ जाएगा। हाँ, अब यहाँ में सर x² है, यहाँ भी x² है, दोनों कट जाएगा, x² कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी खत्म। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग को बताना है तीनों, इस वजह से हम बता रहे हैं। ऑलरेडी एक मिल गया था तो हम लोग तो इसी को लगा देते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा डाउन रहे तो बच्चा और भी देख सकता है। तो इसी तरह से हम लोग बताने का हम लोग बता देते हैं, लेकिन आप लोगों को अलग एलिमिनेट करना है ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। द्विघात समीकरण इतना का, ये इंग्लिश में देखिए सर, इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीजिए सर आप बनाइए। हाँ, डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में बाबू ये वाला शब्द ना बड़ी खतरनाक है, इसको पढ़ने में हमको दिक्कत होता था सर, इसलिए हमें आइए। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्त कर, जिसको डी से लिखते हैं। बच्चा यहाँ देखो है क्या ना, ax² + bx + c = 0 होता था ना, तो x का मान -b ± √ डिस्क्रिमिनेंट d/2a होता था, जहां d का मान b² - 4ac हम लोग लिख देते थे सर, समझे। अब हम लोग यहाँ पे देख लो, a का मान है 2 बच्चा, b का मान है -7 और c का मान है 6।
तो यहाँ पे d का मान निकालने के लिए हम लोग b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, तो b का मान था -7 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 2 गुना 6 हो गया, तो यहाँ हो गया 49 माइनस 6 चौके 24 2 48, यहाँ मान हो गया 1, तो डिस्क्रिमिनेंट का मान हो गया बच्चा 1। तो यहाँ देखो ढूंढो कहाँ है 1, कहाँ है सर, ये रहा। देखिए फिर से बच्चा सही ही बनाया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर हो गया। थोड़ा सा इसको सर छोटा कर लीजिए, थोड़ा सा काफी बड़ा हो जा रहा है। अब ठीक है। अब देखने में बड़ा दिक्कत ना हो रहा था, चलिए कोई ठीक है। अब आ जाइए यहाँ, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल बराबर है, मूल मतलब जीरोज, मूल मतलब शून्य अक्षर, तो p का मान निकालने को बोल रहा है। इसका मतलब हो गया कि डिस्क्रिमिनेंट ऐसी अवस्था में 0 होता है। हम लोग तो 3 केस पढ़े थे, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। तो d बराबर 0 का मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac का मान सर 0 होना, मतलब b स्क्वायर का मान 4ac के बराबर होना। तो b का मान यहाँ पे कितना है, -p है, और a का मान यहाँ पे 1 है, और c का मान यहाँ पे 4 है। तो रख देंगे यहाँ b का स्क्वायर, मतलब -p का स्क्वायर भी करना, मतलब p स्क्वायर के बराबर हुआ बच्चा, और बराबर 4a का मान हमारे पास है 1 और c का मान है हमारे पास 4, तो यहाँ पे हो जाएगा p स्क्वायर बराबर 16, मतलब p का मान यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस रूट अंडर 16, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है बच्चा, इसलिए यहाँ होगा +-4। तो ऑप्शन ढूंढो कहाँ है +-4। देखिए बच्चा फिर से सही कर दिया, +-4 परफेक्ट है, बढ़िया सर, बन गया। आगे बढ़ते हैं, ये है 15 नंबर। आपको बोल रहा है कि घात निकालने के लिए, इसका घात मतलब क्या बोल रहा है सर, पावर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5, तो इस पावर है जो है, सही बात है। पावर मतलब मैक्सिमम पावर जो होता है ना सर, उसी को डिग्री भी बोल देते हैं। यहाँ पावर तो बहुत सारा, लेकिन पावर का मतलब यहाँ कहने का मतलब डिग्री ही है, ठीक। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब है 2, मैक्सिमम पावर। चलिए आगे बढ़ते हैं, एपी दिया हुआ है, सार्वअंतर निकालना, मतलब सर सार्वअंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब डी का मान निकालना। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, दूसरे में से, इसको निकालने के लिए दूसरे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को, या तीसरे वाले में से दूसरे वाले, सबको घटा दो तो काम हो जाएगा बच्चा। तो यहाँ पे देखो है दूसरा टर्म 1.7 है, उसमें हम लोग पहला टर्म 0.6 को घटा देंगे तो अपना काम इसी में हो जाएगा। 7 में से 6 गया, 1 बचा, 1 में से 0 गया, 1 बचा, आया 1.1, तो इसमें हम लोगों का आंसर हो जाएगा 1 नंबर 1.1, यही है सार्वअंतर कॉमन डिफरेंस, ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा 17 नंबर सर, तो बताएं, लाइए बता देते हैं। तो इसका जो है 30वां टर्म जो है वो निकालना है। तो 30वां टर्म हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला कि nth टर्म अगर मान लीजिए किसी का है तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो हम लोग को कितना टर्म निकालना है, तो 30 टर्म निकालना है, तो a प्लस 29d, यही हम लोगों को निकालना है, जिसमें कि a हम लोगों को पता है। देखिए एपी में पहला टर्म है 10, उसके बाद 7, उसके बाद 4, तो a इक्वल टू 10 हो गया, और d इक्वल टू 7 में से अगला टर्म में से और पहला टर्म घटा लेंगे तो a इक्वल टू -3 हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा 30th टर्म इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3, तो इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, बराबर 10 प्लस 9 × 27, 7 हाथ में 2, 3 दूनी 6, 7 8, तो माइनस में आ गया, तो घटा देंगे 10 में से, तो ये हो गया 77 माइनस, तो ये हो जाएगा आंसर -77 आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2 + 7 + 12 + 10 अप टू 10 टर्म्स, अप टू 10 टर्म्स तक बोल रहा है। तो हम लोग को Sn निकालना है, जिसमें कि n बराबर कितना है, n कितना है, n 10 है, तो Sn बराबर हम लोग 10 पदों तक का, तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें कि n बराबर हम लोग को 10 दिया हुआ है, a बराबर हम लोगों को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, d बराबर दिया हुआ है, देखिए अगला टर्म 2 के बाद 7 है, 7 के बाद 12 है, तो 5 बढ़ रहा है, 5 का अंतर है, तो 5 हो गया, बस पुट कर देना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 2a 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1 10 माइनस 1, और d हो गया यहाँ पे 5, तो बराबर 5, और यहाँ पे 4 प्लस 9 इंटू 5, तो हो जाएगा 5, और यहाँ पे 9 बचे 45, और 45 4 49, बस गुना कर देना, 9 बचे 45, बाकी ये कर लीजिएगा। और अच्छा क्वेश्चन आंसर निकाल देते हैं, 9 बचे 45, 5 हाथ में 4, 5 चौके 20, 4 24, 245 आंसर। तो ये देखिए 3rd नंबर आंसर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सभी वर्ग होते हैं, ऑल द स्क्वायर्स आर। आइए, सभी वर्ग होते हैं बच्चा, देखो ये, अरे सभी वर्ग होते हैं, तो यहाँ पे देखो जैसे ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब वर्ग है, लेकिन अगर मान लो इस बड़े वाले वर्ग से, जिसका अगर मान लो इसका भुजा a है, इसका भुजा b है सर, तो ये दोनों तो सर्वांशन हो नहीं सकता। सर्वांशन का मतलब भी तो ये हो जाता है कि भुजा भी बराबर हो जाना चाहिए, है ना, जो कि है नहीं। लेकिन अच्छी बात है कि ये सिमिलर जरूर है, तो सिमिलर हो सकता है वर्ग, लेकिन सर्वांशन कैसे होगा, सर्वांशन का मतलब एकदम हूबहू सटीक वही हो जाना डायमेंशन में, तो इसका आंसर समरूप होगा, अंग्रेजी में सिमिलर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ए बी सी में डी एवं ई क्रमशः ए बी और ए सी पर
दो बिंदु है, ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, डीई पैरेलल टू बीसी है। देखो बच्चा ए बी सी सुंदर सा एक त्रिभुज बनाओ, ए यहां रखो, यहां बी रखो और यहां सी रखो। ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर दो बिंदु है, दो बिंदु है, एक बिंदु यहां मान लो, यहां एक बिंदु मान लो। डीई और बीसी है, यदि एडी और डीबी 2:3 का रेशियो बना रहा है, मतलब यहां से समझो कि डी और यहां पर ई दो बिंदु है, तो इस जगह पर डी मान लेते हैं और इस जगह पर ई मान लेते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, पैरेलल है। तो एडी बटा डीबी का रेशियो, मतलब यहां से यहां तक दो बच्चा, मतलब रेशियो के टर्म में बस समझाने के लिए लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 लिख दिए और डीबी का रेशियो जो है वो 3 दे दिया, ठीक है, रेशियो के टर्म में कर दे रहे हैं। और एई यहां पे चलिए आप बोले तो एक्सी लिख देते हैं तो वो नंबर ही हो जाएगा, ठीक है। अब एई का मान बोला है 1.6 है, 1.6 सेंटीमीटर है, तो ईसी का मान क्या होगा, यही सवाल है। तो ये तो हमको लगता है सर इस बार सीबीएसई बोर्ड में भी आया हुआ है ना, और इसको आप सॉल्व किए थे, तो हम अभी क्यों करें, आपका हक नहीं लेंगे, लीजिए बनाइए। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ए डी ई ट्रायंगल और ए बी सी, मतलब ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों हम लोगों का सिमिलर है, इसलिए इसका रेशियो भी सेम होगा। तो AD डिवाइडेड बाई DB इज इक्वल टू हो जाएगा AE डिवाइडेड बाई EC। तो AD डिवाइडेड बाई DB दिया हुआ है 2/3 इज इक्वल टू AE का वैल्यू हम लोगों को 1.6 दिया हुआ है और EC को हम लोग EC ही छोड़ देते हैं। तो EC बराबर हम लोगों का हो जाएगा 1.6 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 0.8 इज इक्वल टू 2.4 आंसर। तो ये हो जाएगा 2.4, थर्ड नंबर आ गया आंसर बच्चा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं 21 नंबर बना लेते हैं। दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा ट्रायंगल है DEF, ठीक है, ये दोनों DEF हो गया। उसके बाद BC और EF का रेशियो दिया हुआ है, BC और EF का रेशियो दिया हुआ है, अगर ये 3x है तो ये हो गया 5x। चलिए आगे बढ़ते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, अच्छा ये दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा। इसको सर एक थ्योरम था, एक बहुत सुंदर थ्योरम था जिसमें बताया गया था कि अगर दो त्रिभुज आपस में सिमिलर हो ना सर, तो एरिया दोनों का जो भी रहे, इसका एरिया और इसका एरिया जब इस बटे में करेंगे तो उसके साइड का मतलब उसके भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा। यही हम लोग देखते हैं। तो इसीलिए अगर मान लीजिए यहाँ पे एरिया का रेशियो निकालना है, मतलब ABC ऊपर है तो यहाँ हो जाएगा ABC और DEF नीचे है तो यहाँ DEF हो जाएगा। अब साइड का तो AC BC का देखिए दिया हुआ है, यहाँ हो जाएगा BC का स्क्वायर और बटे हो जाएगा EF का स्क्वायर, है ना। तो बस यही चीज कर देना है। तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा सर, ये स्क्वायर नहीं, ठीक तो है, ये साइड है ना स्क्वायर, ठीक है। तो BC और EF का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 3/5 है, तो 3/5 का होल स्क्वायर हो गया, मतलब 3 × 9 और 25। तो बस यहाँ पे हमारा 9/25 चौथा नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक प्रमेय दिया हुआ था, उसी से बन जा रहा था सवाल। आ जाइए यहाँ ऊपर, चलिए आइए यहीं पे देखते हैं। ये है डिस्टेंस फार्मूला, ये तो सर कोई दिक्कत ही नहीं है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर करना था बच्चा डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे √(-3 - 0 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -4 - 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 × 9 और 4 × 16, तो यहाँ हो जाएगा √25। तो यहाँ अभी देखो बच्चा +-25 5 लिख सकते थे, लेकिन चूंकि ये डिस्टेंस है तो सिर्फ 5 ही लिखेंगे, तो 5 यूनिट हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब चौथा नंबर आंसर हो गया। चलो आगे आओ, आगे बनाते हैं। 23 नंबर देखो, मध्य बिंदु निकालना है, इससे आसान और क्या हो सकता है, मिडिल पॉइंट निकालना है। अगर दो पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 और दूसरा दिया है x2 y2, तो मध्य बिंदु होता है x1 + x2 बटा में 2 बच्चा और y1 + y2 बटा 2, यही होता है मिड पॉइंट फार्मूला। हम लोग इसी को करते थे, तो यहाँ आप कर देना है काम, बस देखो ये है और ये है, तो हो जाएगा 1 + 3/2, ये हो गया x का मान, और y का मान हो जाएगा 2 + 4/2, तो 4/2 बचा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 6/2 मतलब 2 × 6 हो जाएगा, तो 2 और 3 का ये बन गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। मजा आ रहा है, अगर आंसर सही आ रहा है तो खुश हो जाओ क्योंकि तुम सही चल रहे हो। यहां आ जाओ, ये है त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को बोल दिया है बाबू, ठीक है। देखो तुम लोग बनाए हो फार्मूला से, ऐसे करते थे x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो 1/2 कैसे करते थे, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 करके सॉल्व कर दिए होगे, हमको पता है कि तुम किए होगे, लेकिन आंसर अभी मिलाना है ना, तो हम अपना जुगाड़ बुद्धि लगा के तुमको आंसर बता देते हैं बस, ठीक है। यहाँ पे लड्डू है, तो यहाँ पे 4 0 0 1 यही है, मतलब 4 - 0 मतलब 4/2, 2 दूनी 4, 2 आंसर आया होगा बच्चा, जिसका 2 होगा वो आंसर हो गया। इसमें पुट कर देगा तो काम हो जाता। एक और तरीका सर हम भी बता रहे थे। अच्छा ठीक, तो इसमें जो है आप डिटरमिनेंट से निकाले, ठीक है, इसमें 1/2 इंटू डिटरमिनेंट 4 0 जो भी है, इस तरह से निकाले। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ग्राफ बना देते हैं, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, कितना है 4 तक है, 3 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो गया 0, तो यहाँ 1 यहाँ 2, बस इतना ही का जरूरत है हम लोगों को। पहला टर्म कितना है 0 0, तो पहला टर्म हम लोगों का
पहला टर्म हम लोगों का 0 0, तो ये पहला टर्म कहाँ है, यहाँ है। दूसरा टर्म है 4 0, तो 4 0 कहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया, हम लोग जान रहे हैं। और तीसरा टर्म है 0 1, तो 0 1 कितना हो गया, ये वाला हो गया। अब ये तीनों को मिला दिए तो यही ट्रायंगल का एरिया हम लोगों को निकालना है। हम लोग जान रहे हैं कि ये राइट ट्रायंगल है और हाइट जो हो गया हमारा 1, तो हम लोग जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 इंटू बी इंटू एच, तो बराबर 1/2। बेस कितना हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए 4 है, तो गुना 4 गुना एच, एच कितना है 1 है, तो ये बराबर 2 आंसर, 2 स्क्वायर। इससे भी हम लोग बना सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे। आइए ये cos a, देखिए हम लोग जान रहे हैं कि cos a बराबर दिया हुआ है 3/5, और हम लोग जानते हैं कि cos a बराबर cos a बराबर होता है हम लोगों का b/h, ठीक है। और हम लोगों को पूछा है cosec a बराबर होता है h/p, तो हम लोगों को p इसमें निकालना पड़ेगा। तो हम लोगों का देखिए b कितना है 3 है, h कितना है 5 है, तो p कितना होगा, तो p बराबर √h² माइनस b स्क्वायर कर देंगे, तो √, यहाँ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर बराबर √25 में से 9 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा, बराबर यहाँ 4 आ जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आ गया 4, तो cosec के कितना हो जाएगा 5/4। ऑप्शन नंबर 2 सही है। बच्चा भी सही बनाया है। इसको बनाइए सर। देखो बच्चा, बहुत आसान सवाल है। √2 sin a बराबर √3, a का मान बताओ। तो sin a बराबर √3/2 लिख सकते थे, ठीक। और √3/2 साइन के टर्म में, तो ये हमको पता है sin 60 के बराबर होता है, sin 60 के बराबर होता है। तो देखो a का मान किसके बराबर आ गया, कंपेयर करो, 60 के बराबर आ गया, तो यहाँ पे हमारा b नंबर 60 आंसर हो जाता है, ठीक है। चलो, तो ये बहुत आसान सवाल था, आगे बढ़ो। ये देखो सब फार्मूला में है, सीधे बताइए। सब फार्मूला में है। cot 90 माइनस a मतलब ही होता है tan a, ये तो फार्मूला ही था, हम लोग पढ़े हुए हैं बच्चा, है ना। तो इसमें हम लोग लगा देंगे tan a। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें जो है सीधे फार्मूला दे दिया। ये भी वही चीज, फार्मूला याद रखना होगा। 3 फार्मूला था, जिसमें एक फार्मूला ये भी था सर। तो इस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a का मान बच्चा 1 होता है, ये बात सबको पता होना चाहिए, तभी ये मान के चलेंगे कि आप लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। आगे आ जाओ, थोड़ा इंग्लिश में इसको देख लेते हैं बच्चा, क्योंकि हिंदी में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। Angle of elevation of top of tower at a distance of 15 meter is 60 degree. Top of tower at a distance of 15 meter is 60, then height of the tower. बहुत सुंदर है, मतलब ये है टावर, यहाँ से देखा गया 15 मीटर की दूरी से इसको देख रहे हैं, तो उन्नयन कोण इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, जिसका मान बच्चा 60 डिग्री देके रखा है। तो इसका मान, इसका h का मान, हाइट निकालना था, तो ये 90 डिग्री है। तो फार्मूला देखो, tan 60 का मान हम लोग लगा देते हैं, तो ये हो जाता है p/b, मतलब p मतलब यहाँ परपेंडिकुलर है बच्चा, जो कि h होगा, और b मतलब 15 हो जाएगा। तो tan 60 का मान हम लोगों को पता है कि √3 होता है, तो √3 बराबर h/15 हो गया। तो यहाँ पे h का मान हो जाएगा 15√3, इतना यूनिट। तो देखो ऑप्शन में कहा है 15√3, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाता। चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द नंबर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट विल बी, नंबर ऑफ टेंजेंट, तो एक सर्कल से, एक बिंदु से कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, 2 खींच सकते हैं ना सर। हाँ, 2 के अलावा और नहीं होगा, और तो होगा ही नहीं, 2 ही पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा सवाल, इसी में बना देते हैं। AOP का मान निकालना है, AOP का मान निकाल लेना है। ये हम लोगों को देखो, इसमें कॉन्सेप्ट यही है कि स्पर्श रेखा हमेशा केंद्र से 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 35, तो 90 प्लस 35 प्लस ये वाला अगर x है तो x बराबर 180 होगा, क्योंकि ये एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 180 में 90 घटाओ और 35 को भी घटा दो, मतलब यहाँ हो गया 90 में 35 घटा दो, मतलब यहाँ हो गया 5 और 8 में से 3 गया 5, तो 55 डिग्री इसका सही आंसर होगा बच्चा, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो, इफ अ पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O, PA एंड PB टेंजेंट आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंगल ऑफ 80। एक सर्कल था बाबू, जिसमें आपको बोल रहा है एक पॉइंट है P जो कि स्पर्श रेखा है, बन रहा है A और B पर, ठीक है। अब ये है पॉइंट, ध्यान से समझना, इसका मतलब हुआ बीच से अगर इसको मिला देंगे तो ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज तो कॉन्ग्रुएंट होना था, क्योंकि रेडियस बराबर रेडियस, ये वाला टेंजेंट बराबर ये वाला टेंजेंट और ये कॉमन, तो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो इसका मतलब ही हुआ कि अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा और आपका ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। तो सवाल कह रहा है कि पूरे का मान 80 है, तो इसका मान हो गया 40 और इसका मान भी हो गया बच्चा 40, आधा आधा हो जाएगा। अब बोल रहा है कि एंगल POA, O मतलब ये है O और A, ये वाला निकालने के लिए, तो ये बच्चा 40 है, ये 90 है, हमको पता है, तो इसका मान बहुत आराम से निकल जाएगा त्रिभुज में। क्या कर देंगे, 180 में 90 माइनस करेंगे और 40 माइनस करेंगे, तो हो जाएगा 90 माइनस 40 मतलब बराबर 50 आंसर आएगा। तो इसका आंसर हो गया 1 नंबर 50, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं। आज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सवाल नंबर 33 में बोला है निम्न में से कौन वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, बताइए। सूत्र भी पूछ दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 34,
34, ये रहा 34। यदि किसी अर्धवृत्ताकार क्षेत्र का त्रिज्या, एक अर्धवृत्ताकार का त्रिज्या 7 है, तो मान लो तो परिमाप क्या होगा? तो अगर मान लो बच्चा ये r होता तो ये भी r होता, है ना। अब यहां से यहां तक का परिमाप कितना होता है? 2 पाई r का हाफ हो जाएगा, क्या सर? हाँ। तो ये हो जाएगा पाई आर, लेकिन इसके साथ ये इसको भी जोड़ देना है पूरे परिमाप के लिए, तो 2 पाई आर में 2 तो डिवाइड हो गया था और प्लस का आर आर तो हो जाएगा 2 आर, तो ये कट गया, तो आंसर आना था पाई आर प्लस 2 आर, मतलब आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2, ये होता जनरल करना है। आर का मान 7 दिया है तो यहाँ 7 22/7 प्लस 2, मतलब 7 यहाँ हो जाएगा एलसीएम, तो 22 प्लस 14, तो 7 7 कट गया, तो ये हो गया 4 और 2 6 और 2 और 1 3 36, तो हमारा 36 आंसर हो गया, है ना बच्चा। चलो ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को करना है 35। देखो क्या पूछ दिया, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा, मतलब एक गोला, एक सर्कल का रेडियस दे दिया है 42, आर का मान दिया है 42 और वहां पे बोल रहा है कोण है 120 बाबू, तो कैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, मतलब ये पूरा, यस और नो, इसका एरिया निकालना है, तो एरिया बराबर पढ़े हैं फॉर्मूला थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर, बच्चा पढ़े हैं। अब इसमें पुट कर देंगे थीटा का मान 120, 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 42, तो 42 दो बार हो जाएगा गुना, तो 7 एका 7 42, लड्डू लड्डू कट गया, 12 एका 12 तिया 3 दूनी 6, तो हो गया 22 गुना 42 गुना 2, मतलब हो गया 44 गुना 42, तो हो जाएगा बच्चा गुना करके देख लेना, 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौके 16 और 16 8 24, 4 2 बच गया, 4 चौके 16 17 18, 18 48 गुना करके देख लेना, 2 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल 36 देखो ये रहा, घनाभ के कोरो, द लेंथ ऑफ द, इंग्लिश में थोड़ा ये कोरो नहीं समझ में आता है सर, द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूबाइड 3 4 12, ठीक, तो देन लेंथ ऑफ डायगोनल, वाह इससे अच्छा सवाल क्या होगा। देखो बच्चा क्या बोल रहा है, ये बड़का सा घनाभ, ठीक है, अब इसमें लेंथ देखो कितना देके रखा है 3, और चौड़ैया कितना देके रखा है 4, और लंबैया कितना देके रखा है 12, ठीक है। तो यहां से सर क्या करेंगे, हमको यहां से यहां तक का दूरी चाहिए डायगोनल, तो क्या करेंगे 3 है 4 है, यहां भी तो 90 डिग्री था, तो ये पहले निकाल लेंगे, तो ये निकालेंगे तो 3 और 4 ये 90 डिग्री है, मतलब ये 5 हो गया, अब ये 5 हो गया और ये है ऊंचाई और ये है 5, तो इसका यहां से यहां तक का दूरी के लिए ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा, ये हो गया 5, ये हो गया 12, तो ये कितना हो जाएगा, कर देंगे 13 हो जाएगा, रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पाइथागोरस, क्या सर, तो 13 आ जाएगा हमारा, तो यहां से हमारा आंसर हो गया 2 नंबर 13 आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या, मतलब 1 2 3 का माध्य मतलब सर मीन, तो 3 से भागा दे देंगे, तो यहां हो जाएगा 3 2 5 और 6/3, 3 एका 3 दूनी 6, तो 2 आंसर हो गया। ये बच्चा इसमें कैसे फंस गया, देखो ये बिंदु यहां लगा के रखा है, ठीक है, आंसर होगा 2, ठीक। प्राकृतिक मतलब नेचुरल संख्या होता है, जी। आइए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है, नहीं आया हमको कुछ समझ में, कहां से समझ में आएगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व इज कॉल्ड, ओके ना सर। चलिए आगे बढ़ते, ये तो याद करने वाला था। हाँ, अब देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर व्हेन डाइस इज थ्रोन, एक डाइस है फेंक दिए तो कितना ऑप्शन बना है सैंपल स्पेस, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया 6, उसमें से इवन संख्या मतलब सम संख्या 2 है 4 है 6 है, मतलब 3 ही ऑप्शन है सर, 3 एका 3 दूनी मतलब 1/2 आंसर, है ना। चलिए ठीक है, आसानी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अंतिम क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बाबू कितना बार समझाया हुआ भी था, प्रोबेबिलिटी का जो मान है वो 0 से लेकर 1 के बीच में ही रहता है और बराबर नहीं हो सकता था, ये कहां से आ गया, है ना, तो यही तो नहीं होगा, मतलब आंसर यही होगा, है ना। तो बस इतना आसान सवाल था, तो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा, आप अपने आप को देख भी सकते हो कि कितना मार्क्स आपका आ रहा है, और जो अभी 9 से 10 जा रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके का सवाल पूछा जा रहा है, ठीक। तो इसलिए उम्मीद करते हैं कि आपको हम लोग का मेहनत पसंद आया होगा, बहुत एकदम फटाक से जैसे क्वेश्चन आया हम लोग दोनों टूट गए इस सवाल को बनाने में, लेकिन सवाल बहुत आसान था बच्चा, इसमें जान नहीं था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं और हम लोगों को मोटिवेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।